बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे खेल कौशल ऐतिहासिक जीत का साल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एशियाई खेल वर्ष 2022 हमारे देश के लिए एक ऐसे आयोजन के रूप में ऐतिहासिक रहे हैं जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इन खेलों में भारत ने 2018 के एशियाई खेलों की तुलना 75% अधिक स्वर्ण पदकों के साथ 60 वर्षों में सर्वाधिक पदक 107 हासिल किए हैं और 16 नई खेल श्रेणियों के में पदक जीते हैं। यह न केवल हमारी बढ़ती बेंच स्ट्रेंथ का बल्कि खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का भी प्रमाण है, जहां हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हासिल कुल पदकों में से लगभग 50% पदक जीतने वाली हमारी महिला एथलीटों की उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी अटूट समर्पण, प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल मैदान पर उनके कौशल को दर्शाती है बल्कि सभी बाधाओं के बावजूद सफल होने के लिए उनकी परिवर्तनकारी परिवर्तनकारी शक्ति और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाती। इन खेलों में हासिल तीरंदाजों ने 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीतकर हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। भारतीय पैरा एथलीटों ने भी पैरा एशियाई खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित 111 पदक जीत कर अब तक के सर्वाधिक पदकों के साथ इतिहास रचा है। इससे पहले भारत ने 2010 के खेलों में 14 पदक, 2014 में 33 पदक, 2018 में 72 पदक जीते थे। खेलों की शुरुआत के बाद से यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जहां भारत समग्र पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। इन खेलों में भारत ने इस वर्ष खिलाड़ियों का अपना सबसे बड़ा दल भेजा, जिसमें 303 एथलीट, 191 पुरुष और 112 महिलाएं शामिल थे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के माध्यम से देश भर में विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाएं लागू की। अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOESAI के प्रशिक्षण केंद्र STC का विस्तार केंद्र, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता NSTC, नियमित स्कूलों, स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट स्कूलों तथा अखाड़ों के लिए उसकी उप योजनाओं के साथ के तहत विशेषज्ञ प्रशिक्षण की सेवाएं, खेल उपकरण, भोजन तथा आवास, खेल किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा बीमा और वजीफा का प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं में शामिल विषयों में पारंपरिक भारतीय खेल जैसे कबड्डी, तीरंदाजी, कुश्ती, खो खो आदि शामिल हैं। प्रज्ञानंद ने भारतीय शतरंज के खिलाड़ी की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया। वह विश्वनाथन आनंद के बाद FIDE विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए थे और भारतीय दिग्गज के साथ शीर्ष पर शामिल होने से एक जीत दूर थे। भारत सरकार देश में खेल की एक संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से खेलो इंडिया योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अपने 5 कार्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देती है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तरीय पर खेल कौशल की दिखाने और प्रतिभाओं को तलाशने का बुनियादी मंच है। यह प्रतिभाशाली गुणी बच्चों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहने की राह भी दिखाता है। इस योजना में टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट लक्ष्य के तहत खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की जाती है, उनका चयन किया जाता है और प्रति एथलीट 6.28 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपये आउट ऑफ पॉकेट भत्ता तथा कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, आहार उपकरण, उपभोग वस्तु और बीमा शुल्क आदि जैसी अन्य सुविधाओं के लिए 5.08
लाख रुपये शामिल है। इसके अतिरिक्त यह योजना उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करके उनका मार्ग प्रशस्त करती है। मंत्रालय प्रासंगिक राष्ट्रीय खेल महासंघों, स्कूलों, गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय विश्वविद्यालय संघ जैसे विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं अर्थात खेलो इंडिया युवा खेल, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किया करता है। टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक और प्रमुख कार्यक्रम है, जो भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत को गौरवान्वित करने वाले विभिन्न एथलीटों की कहानियां देश में खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का ध्यान खेल प्रतिभाओं के विकास तथा फिटनेस और प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देने पर है। सरकारी सहायता और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प से प्रेरित इस परिवर्तन ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की उपस्थिति को और मजबूत किया है। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS 170 पदकों की ऐतिहासिक जीत की टीम इंडिया को शुभकामनाएं। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ को चिन्हित करते हुए साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन से को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के पूर्व पश्चिम गलियारे की 2 लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारा का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिकता वाला खंड गाजियाबाद गुलधार और दुहाई स्टेशनों के बाद साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे की आधारशिला रखी थी। RRTS एक नई रेल आधारित सेम हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ RRTS एक परिवर्तनकारी क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसे 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड ट्रेनें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार हर 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी तक जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में तैयार किए जाने वाले कुल 8 RRTS कॉरिडोर की पहचान की गई, जिनमें से 3 कॉरिडोर को चरण 1 में लागू करने की प्राथमिकता दी गई है, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर शामिल है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है और यह गाजियाबाद मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। देश में विकसित RRTS एक आधुनिक क्षेत्रीय आवागमन का समाधान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समाधान से इसकी बराबरी की जा सकती है। यह देश में एक शहर से दूसरे शहर को के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप RRTS नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस सेवाओं आदि के साथ व्यापक मल्टी मॉडल एकीकरण होगा। इस तरह के परिवर्तनकारी क्षेत्रीय आवागमन समाधान क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेंगे और वाहनों की भीड़-भाड़ और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद मिलेगी। 2023 की झलकियां। जनवरी विश्व के 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर में आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन किया गया। भारत विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का आयोजन नागपुर में किया गया। 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। फरवरी केंद्रीय बजट 2023-24 लोकसभा में पेश हुआ। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हुआ। भारत को अपनी संशोधित ड्रोन नीति मिली। मेगा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ।
मार्च बर्लिन जर्मनी में आयोजित ITB 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार जीते। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 समारोह के एक भाग के रूप में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का उत्तराखंड के देवस्थान स्थल में अनावरण किया गया। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप जारी किया गया। अप्रैल काशी तेलुगु समागम का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू हुई। राष्ट्रपति भवन के दूसरे अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के 3 पद्म विभूषण, 5 में पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। सार्वजनिक और निजी सहयोग दिशा निर्देशों का विवरण देने वाली भारतीय अंतरिक्ष नीति पेश की गई। मई पहचान की चोरी, जाली KYC, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विकसित संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन। प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लौह से सम्मानित किया गया। जून भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 के लिए गांधी पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। जुलाई चंद्रयान 3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री को पेरिस में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को इंग्लिश चैनल पार करने पर इतिहास रचने के लिए सम्मानित किया गया। अगस्त 77वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिससे पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। भारत ने इंडोनेशिया के सोमारंग में आयोजित 20वीं आसियान भारत के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। सितंबर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने श्रीहरिकोटा रेंज से देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपित किया। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि का पहला फेज नई दिल्ली में देश को समर्पित किया गया। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। नई दिल्ली में पहला हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस परिचालन शुरू हुआ। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र यशोभूमि द्वारिका दिल्ली में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन से पहले लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर संसदीय फोरम आयोजित किया गया। नई दिल्ली युवाओं के लिए मेरा युवा भारत MY भारत प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। नवंबर देश में भव्य पैमाने पर आयुर्वेद दिवस मनाया गया। भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग के इरादे के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ITPO प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले शुरू। GI मंडप में 200 अधिक अद्वितीय भौगोलिक संकेत GI उत्पाद प्रदर्शित किए गए। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास 2023 का 9वां संस्करण औंध पुणे में संपन्न हुआ। अब हम पढ़ते हैं PM विश्वकर्मा योजना। भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य। बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहित कौशल उन्नयन, 3,15,000 टूल किट प्रोत्साहन, गिरवी रहित ऋण सहायता 1 लाख तक पहली किस्त में, 72 लाख तक दूसरी किस्त में, डिजिटल
लेन-देन और विपणन सहायता के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 18 पारंपरिक शिल्प को शामिल किया गया। बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण, कारीगरों और शिल्पकारों को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के द्वारा मान्यता। मैं भारत पोर्टल के फायदे व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व विकास, सामुदायिक नेतृत्व और नवाचार के लिए युवा निवेश में वृद्धि, युवाओं को नेतृत्व वाले विकास और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, पहुंच के लिए फिजिटल वातावरण की स्थापना, एकीकरण के माध्यम से कार्यक्रम की प्रभावशीलता में वृद्धि, युवा और मंत्रालयों के लिए केंद्रीय संसाधन, युवा सरकारी परियोजना और हितधारकों के बीच बेहतर संचार, पंजीकरण स्क्रीन पर दाईं और दिए गए ऊपर में मौजूद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने पर यह मोबाइल में आ जाता है, इससे हो जाएगा। मैं भारत gov.in पर मैं भारत, मेरा युवा भारत, भारत सरकार द्वारा युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जा रही है। प्लेटफॉर्म देश भर में युवा स्वयंसेवी अफसरों को मैट्रिक आदान प्रदान के बिना केंद्रित करता है तथा वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने के साथ एक केंद्रीकृत यूथ डेटाबेस बनाते। यह तंत्र युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और 2047 तक अमृत भारत के निर्माण के लिए अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगा। आवागमन का पुनः निर्धारण, भारत में परिवहन परिदृश्य में बदलाव, पीएम गति शक्ति मल्टी नोडल कनेक्टिविटी के राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 मूल रूप से आधारभूत कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक माध्यम से अन्य माध्यम तक ले जाने के लिए एक एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे आधारभूत सुविधाओं को अंतिम दूरी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और लोगों के लिए यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। परिवहन की एक सुव्यवस्थित और समन्वित प्रणाली किसी देश की निरंतर आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटीय शिपिंग, हवाई परिवहन आदि सहित परिवहन के कई तरीके शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन ने नेटवर्क के प्रसार और सिस्टम के आउटपुट दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। नौवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय परिवहन के विभिन्न तरीकों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालिक जहाज रानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2 स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके लिया गया था। सड़क परिवहन और परिवहन अनुसंधान से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष गठन है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का निर्माण और रखरखाव, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों और संग्रहणों का निर्धारण नियम 2008 पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात की आवाजाही की व्यवस्था करने के अलावा सड़क परिवहन पर्यावरणीय मुद्दों, ऑटोमोटिव मानदंडों आदि से संबंधित व्यापक नीतियों का निर्माण शामिल है। यातायात, यात्री और माल को संभालने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। भारतमाला परियोजना मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी विकास करने, गैर प्रमुख बंदरगाहों के लिए सड़क कनेक्टिविटी सहित तटीय सड़कों को के विकास, राष्ट्रीय गलियारों की क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारों के विकास तथा अंतर गलियारों में फीडर मार्गों के विकास आदि के साथ साथ सागरमाला के साथ एकीकरण की दृष्टि से एनएच नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की। भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की परिकल्पना की, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज जेक्यू और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम एनएच
NSEW गलियारों के साथ साथ सड़कों पर अधिकांश माल ढुलाई की संभावना। इसके अलावा आर्थिक गलियारे GQ और NSEW गलियारों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए 8,000 किलोमीटर के अंतर गलियारे और लगभग 7,500 किलोमीटर के फीडर मार्गों की पहचान की गई है। कार्यक्रम में शहरों से गुजरने वाले यातायात को कम करने और लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ाने के लिए रीड रोड बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास इत्यादि की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना GNHCP 2016 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले लगभग 781 किलोमीटर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की उन्नयन शामिल है। इसे हरित राजमार्ग नीति के तहत लॉन्च किया गया था। पर्यावरण अनुकूल और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए 2015 में इसे तैयार किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित करना, क्योंकि वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करने में पेड़ों और झाड़ियों को वायु प्रदूषण के अवशोषण का एक प्राकृतिक घटक माना जाता है। वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण लगातार बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, तटबंध को ढलान पर मिट्टी के कटाव को रोकना आदि परियोजनाओं के उद्देश्यों में शामिल है। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI की स्थापना NHI अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP सौंपी गई है, जिसमें अन्य छोटी परियोजनाओं के साथ 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, रखरखाव और प्रबंधन शामिल किया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अनुबंध, आवंटन और खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता के संबंध में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के अनुरूप अनुबंधों के आवंटन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए निविदा से जुड़े मानदंडों को अपनाना, परियोजना का कार्यान्वयन सर्वोत्तम गुणवत्ता, आवश्यकताओं के अनुरूप और राजमार्ग प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ता के लिए सर्वोत्तम आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका रखरखाव करना सुनिश्चित हो। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे सहित कुल लंबाई 1,32,499 किलोमीटर है, जबकि राजमार्ग एक्सप्रेस वे सभी सड़कों की लंबाई का लगभग 1.7% ही है, किंतु वे सड़क यातायात का लगभग 40% वहन करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP देश में प्रमुख राजमार्गों के उच्च मानक तक उन्नत पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की एक परियोजना है। यह परियोजना 1998 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का प्रबंधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 49,260 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों के काम और निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। NHDP को मौजूदा भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया है। PM गति शक्ति योजना, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 मूल रूप से आधारभूत कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक माध्यम से अन्य माध्यम तक ले जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे आधारभूत सुविधाओं को अंतिम दूरी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और लोगों के लिए यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। PM गति शक्ति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है भारतमाला भारत को अभूतपूर्व रूप से जोड़ता हुआ आर्थिक गलियारे, 9,000 किलोमीटर पूर्व आर्थिक क्षमता को अनलॉक करना, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट 6,000 किलोमीटर समग्र कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता 5,000 किलोमीटर दक्षता बढ़ाना, सीमा सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी 2,000 किलोमीटर सीमा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, तटीय सड़कें और बंदरगाह कनेक्टिविटी 2,000 किलोमीटर प्रगति के लिए बंदरगाह का लाभ उठाना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 800 किलोमीटर एक्सप्रेस वे लाभ के लिए एक्सप्रेस गति शेष NHDP कार्य 10,000 किलोमीटर संगीन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, 34,800 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी और 5,35,000 करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा इस पे। अब बढ़ते हैं PM गति शक्ति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या क्या शामिल है।
व्यापकता इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहल शामिल होगी। व्यापक तरीके से परियोजना की योजना और कार्यान्वयन के दौरान महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हुए अब प्रत्येक विभाग को एक दूसरे की गतिविधियों की दृश्यता प्राप्त होगी। अनुकूलन राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण कमियों की पहचान के बाद परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए योजना में लगने वाले समय और लागत के संदर्भ में सबसे इष्टतम मार्ग का चयन करने में मदद मिलेगी। विश्लेषणात्मक या GIS आधारित स्थानिक योजना और 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जिससे निष्पादन एजेंसी को बेहतर स्पष्टता दृश्यता मिल सकेगी। सशक्तता सभी मंत्रालय और विभाग अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टोरल परियोजनाओं की प्रगति का अवलोकन, समीक्षा और निगरानी कर सकेंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजरी समय समय पर जमीनी प्रगति देगी और परियोजनाओं की प्रगति को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। पर्वतमाला परियोजना पर यात्रियों के लिए पहुंच और सुविधा सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे विकास के लिए पर्वतमाला परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ वाराणसी, उज्जैन जैसे भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में परिवहन और वैकल्पिक साधन के रूप में रोपवे विकसित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और लाइसेंस रिकॉर्ड मंत्रालय ने इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार को लेकर नागरिकों के लिए कई नीतियां बनाई है। ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट RTO संचालन को सफलतापूर्वक स्वचालित कर दिया और एक समेकित परिवहन डेटाबेस स्थापित किया है। इसके साथ ही कई नागरिक और व्यापार केंद्रित अनुप्रयोग भी लागू किए हैं। इस मिशन मोड प्रोजेक्ट के प्रमुख पहलू दो प्रमुख अनुप्रयोग है: वाहन और सारथी, जहां वाहन देश भर में वाहन पंजीकरण, कराधान, परमिट, फिटनेस और संबंधित सेवाओं को समेकित करता है। वहीं सारथी ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल और संबंधित गतिविधियों की देखभाल करता है। इससे राज्य विशिष्ट नियमों का संरचना आदि के साथ 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 1000 से अधिक RTO में लागू किया गया है। डेटाबेस को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और KYC के लिए आधार के साथ एकीकृत किया गया है। डिजी लॉकर के साथ एकीकरण किया गया। यह वर्चुअल कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि को अधिकृत सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। टोलिंग राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC कार्यक्रम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल शुल्क प्लाजा के माध्यम से यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और फास्टैग का उपयोग करके उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर लागू किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI सेंट्रल क्लियरिंग हाउस CCH है। रेलवे माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है। यह देश के सुदूर कोने से लोगों को एक साथ लाता है और व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, तीर्थ यात्रा और शिक्षा के संचालन को संभव बनाता है। 1815 में जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली, तब तक यह बहुत ही मामूली शुरुआत थी। तब यह सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। अब तो 7308 स्टेशनों, 68,043 किलोमीटर की रूट लंबाई में फैले भारतीय रेलवे 13,215 लोकोमोटिव, 74,744 यात्री सेवा वाहन, 10,103 अन्य कोचिंग वाहन और 3,18,896 वैगन के बेरे के साथ विशाल नेटवर्क में विकसित हो गया है। इन अनेक वर्षों में भारतीय रेलवे का विकास अभूतपूर्व है। इसने देश के आर्थिक और औद्योगिक सामाजिक विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेटवर्क 68,043 रूट किलोमीटर तक फैला हुआ मल्टी गेज ऑपरेशन चलाता है। रूट किलोमीटर का लगभग 74.0% और रनिंग ट्रैक किलोमीटर का 80.38%, कुल ट्रैक किलोमीटर 78.46% विद्युतीकृत है। नेटवर्क को 17 जोन में बांटा गया। डिवीजन इसकी आधारभूत परिचालन इकाई है। 17 जोन और उनके संबंधित मुख्यालय इस प्रकार हैं। सागरमाला भारत के GDP के विकास के लिए समुद्री क्षेत्र में बदलाव का केंद्रित है। सागरमाला के 5 स्तंभ है: बंदरगाह का आधुनिकीकरण, बंदरगाह का संयोजकता, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, तटीय समुदाय का विकास और तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग।
17 जोन और उसके मुख्यालय मध्य जोन का मुख्यालय मुंबई, पूर्व जोन का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी तट का मुख्यालय भुवनेश्वर, पूर्वी मध्य का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर मध्य का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में, उत्तर पूर्व का गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत का मालीगांव गुवाहाटी में, उत्तर पश्चिम का जयपुर में, दक्षिण का चेन्नई में, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व का कोलकाता में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में और पश्चिम का मुंबई में और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में। अनुसंधान और विकास लखनऊ में, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास विंग है। यह तकनीकी मामलों में सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह रेलवे निर्माण और डिजाइन के से जुड़े अन्य संगठनों को भी परामर्श प्रदान करता है। RDSO ने CSIO के सहयोग से ऐसी कोचों के लिए कोविड निवारण के रूप में UVC आधारित एंटी वायरल और एंटी पैथोजेन सिस्टम विकसित करके उसका इस्तेमाल किया है। इसने हाई स्पीड ऑटोमोबाइल कैरियर कोचों को भी विकसित और डिजाइन किया है इसने, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया MUV SUV ट्रैक्टर आदि की लोडिंग अनलोडिंग की उन्नत विशेषताएं हैं, जिसमें 18 टन के उच्च पेलोड को पूरा करने की क्षमता 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलवे बजट भारत सरकार के समग्र वित्तीय आंकड़ों का एक हिस्सा है, लेकिन 1924 के पृथक्करण सम्मेलन के कारण 1924-25 से रेलवे बजट को संसद में अलग से पेश किया जा रहा था। अनुदान के लिए रेलवे की अपनी 16 मांगे थी, जिसे संसद द्वारा अलग से विचार किया जाता था और पारित किया जाता था। पृथक्करण कन्वेक्शन के पीछे मुख्य कारण नागरिक अनुमानों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करना था। क्योंकि रेलवे वित्त सामान्य वित्त का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, सरकार ने 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया। एकीकृत बजट रेलवे के मामलों को केंद्र में लाता है और सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह विलय राजमार्गों, रेलवे और जलमार्गों के बीच मल्टी मॉडल परिवहन योजना की सुविधा प्रदान करता है। वंदे भारत एक्सप्रेस पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। यह भारतीय रेल द्वारा संचालित एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टी पल यूनिट ट्रेन है। इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया था। इस तथ्य को उजागर करने के लिए 2019 में इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग के बीच अपनी तरह की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका परिचालन 2019 में शुरू किया गया। इस श्रृंखला में 8वां ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच परिचालन किया गया, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। वंदे भारत 2.0 की शुरुआत 2022 में गांधीनगर से मुंबई तट के साथ हुई। सितंबर 2023 तक देश में भर में लगभग 50 वंदे भारत ट्रेनें चल रही थी। नौवहन मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालिक जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2 स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था। समुद्री परिवहन किसी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा। यह विकास की गति, संरचना और पैटर्न को प्रभावित करता है। 2020 में मंत्रालय का नाम बदलकर पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया। मंत्रालय अपने दायरे में नौवहन और बंदरगाह क्षेत्रों को शामिल करता है, जिसमें जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत, प्रमुख बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल है। यह नौवहन से संबंधित नियमों और विनियमों तथा कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। विदेशी व्यापार और बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पर्थ और कार्गो हैंडलिंग उपकरणों के संदर्भ में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ और वर्तमान में इसकी क्षमता 17.39 MMT है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।